अदानी ग्रुप के अंदर गिरावट बढ़ती ही चली जा रही है और तेजी से अदानी के सारे स्टॉक्स हमें गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो अदानी ग्रुप के इस कंट्रोवर्सी, अदानी ग्रुप के इस इशू के अंदर हमें बहुत सारी अपडेट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। तो जल्दी से डिस्कस करेंगे कि कल का जो वीडियो था उसके बाद क्या क्या अपडेट्स हमें इसके अंदर आते हुए दिखाई दिए, ओवरऑल इसको लेकर के हम क्या व्यू अदानी ग्रुप के ऊपर बना सकते हैं, और वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि इस पूरी सिचुएशन का फायदा हम लोग कैसे उठा सकते हैं, कैसे इसके अंदर हमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज पे हमें ध्यान देना चाहिए और किन सेक्टर्स या किन स्टॉक्स के अंदर हमें इसकी वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई दे रही है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अब जल्दी से हम लोग क्विकली एक बार अदानी के अंदर जो अपडेट्स आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एंड ओवरऑल उसका एक व्यू बना लेते हैं। सबसे पहला अपडेट जो आया, जो कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आपके साथ शेयर किया था, कि अदानी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि एफपीओ को उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है। और इसके पीछे का उन्होंने रीजन दिया कि हमारे इन्वेस्टर्स बहुत ही हमें प्यारे हैं और इन्वेस्टर्स को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए जिन्होंने एफपीओ के अंदर हाई रेट पे सब्सक्राइब कर रखा है, और क्योंकि मार्केट के अंदर उससे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट हो चुका है। आप अगर देखो तो करंट प्राइस अगर आप देखो या कल का भी लो प्राइस अगर आप देखो 2000 रुपए के आसपास, तो जिन्होंने 3100 के ऊपर सब्सक्राइब किया है आईपीओ का, उनका ऑलरेडी 30-35% तक का लॉस उसी दिन हो रहा था। तो ऐसे में अदानी ने अनाउंस किया कि हम लोग एफपीओ को कॉल ऑफ कर रहे हैं, हम लोग अपने इन्वेस्टर्स का फायदा नहीं उठाना चाहते और जितना भी उनका पैसा है उनको रिटर्न कर देंगे ताकि उनको बड़े लॉसेस ना झेलने पड़े। अब इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। पॉजिटिव इफेक्ट इसका ये होता है कि अगर वो अलॉटमेंट उन इन्वेस्टर्स को मिल जाता तो पहली बात बहुत ही बुरा सेंटीमेंट हो जाता अदानी ग्रुप को लेकर के, लोग बहुत ज्यादा अदानी ग्रुप के ऊपर गुस्सा हो जाते, और इसी के साथ जिनको मिल जाता अगर वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो अपने अलॉटमेंट को क्विकली मार्केट में सेल करना स्टार्ट करते और इससे स्टॉक का फॉल और तेजी से हो सकता था। बट इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, आप सोचिए, जो बंदा अदानी एंटरप्राइज में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जिसके पास अदानी एंटरप्राइज के ऑलरेडी शेयर है, वो तो चाहेगा कि अदानी ग्रुप को जो 20,000 करोड़ उस एफपीओ के थ्रू मिल रहे थे वो मिल जाए, ताकि उससे वो अपने कर्जे चुकाने को यूज कर सके, ताकि एक ग्लोबली थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सके कि ग्रुप को 20,000 करोड़ की लिक्विडिटी मिली है। तो जो ऑलरेडी बंदा इन्वेस्टेड है या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स को होल्ड करते हैं, वो तो चाहेंगे कि उनकी कंपनी के अंदर 20,000 करोड़ रुपए आ जाए, चाहे जिसने डाला है उसको फायदा हो या ना हो, वो एक अलग बात है। पर इन्वेस्टर्स इससे खुश नहीं होते, जिन्होंने एफपीओ में अप्लाई किया होता या जिन्होंने अदानी के ऊपर ट्रस्ट करके एफपीओ में पैसा डाला होता, वो इस बात से खुश नहीं होते। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। इसी के साथ सेकंड एक मेजर अपडेट की तरफ हम लोग आ जाते हैं। कल जैसे कि आपने सुना होगा, क्रेडिट स्विस जो कि एक बहुत ही बड़ा बैंक है, उसने अदानी ग्रुप की सिक्योरिटीज को लेना बंद कर दिया था। अदानी के जो बॉन्ड्स हैं, अब हम लोग एज रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं, बट अदानी या ओवरऑल मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बॉन्ड्स का, यानी जो कर्जे होते हैं, जो लोन्स होते हैं। तो जब आप किसी को कर्जा देते हो तो आप उससे बदले में एक बॉन्ड लेते हो जिसपे ये डिटेल्स होती है कि कौन सी डेट को कितना पैसा वो आपको चुकाएगा। तो जो बॉन्ड्स अदानी ग्रुप के थे उनका प्राइस बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है, और इस वजह से क्रेडिट स्विस ने बॉन्ड्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिए थे अदानी के। बेसिकली काइंड ऑफ ये एक ऐलान होता है जब ओवरऑल बड़े बड़े बैंक्स आपके बॉन्ड्स एक्सेप्ट करना बंद कर दें एज बेसिकली गिरवी ना रख पाओ आप बॉन्ड्स को, उसके बदले पैसा ना उठा पाओ बैंक से, तो ये बहुत बड़ा ऐलान होता है कि ग्लोबली आपके बैंकरप्सी की बातें होना स्टार्ट हो गई है, ग्लोबली आपके बबल की फूटने की बातें होना स्टार्ट हो गई है, ग्लोबली आपकी बर्बादी का एक्सपेक्टेशन आना स्टार्ट हो चुका है। तो क्रेडिट स्विस ने कल बंद कर दिया था उनके बॉन्ड को एक्सेप्ट करना। आज सिटी ग्रुप का जो वेल्थ यूनिट है उसने भी उनके बॉन्ड को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। तो हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े ग्लोबल बैंक्स जब उसके बॉन्ड को एक्सेप्ट करना बंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसके बॉन्ड होल्डर्स होंगे, अब बॉन्ड होल्डर्स का एक और नजरिया आप समझिए कि वो सिर्फ बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो बॉन्ड में पैसा डालते हैं, बॉन्ड में पैसा डालने के बाद उन बॉन्ड्स को गिरवी रख के कैश लेते हैं और उस कैश को इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अलग अलग दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो अगर वो उस बॉन्ड के बदले पैसा ना उठा पाए तो ऐसे में वो प्रेफर करेंगे कि वो उस बॉन्ड को सेल ऑफ कर दें और किसी और बॉन्ड के अंदर या किसी और जगह पे अपना पैसे को पार्क करें। अब इसी का जो एक बहुत ही मेजर अपडेट है वो अगर हम देखें तो बॉन्ड्स के अंदर जो सेलिंग आना स्टार्ट हुई अदानी के अंदर, तो अदानी पोर्ट्स के जो बॉन्ड्स हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी के जो बॉन्ड हैं,
वो इस टाइम पे, मतलब जब मैंने डेटा इसका देखा तब 30% से भी ज़्यादा बॉन्ड यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। 30% बॉन्ड यील्ड, आप सोचिए स्टॉक मार्केट में आप 30% रिटर्न नहीं ले सकते, पर अगर कोई बॉन्ड आपको 30% दे रहा है, और बॉन्ड का एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको बॉन्ड दे रहा है उतना मतलब उतना ही ज़्यादा चांस है कि मार्केट को लगता है कि वो बॉन्ड फेल हो जाएगा या वो बॉन्ड कंपनी अपना कर्जा नहीं चुका पाएगी। अगर आप देखो ग्लोबली जो एवरेज रेट होती है बॉन्ड की, वो होती है 4.96%। अच्छे ग्रेड के बॉन्ड्स की 4.96% की रेट होती है, और 8% पे जाते जाते तो उसको जंक बॉन्ड बोलना स्टार्ट कर दिया जाता है। जंक बॉन्ड मतलब कि ये कचरा है, ये पैसा लौटाएगा भी या नहीं लौटाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप सोचिए अदानी पोर्ट्स और अदानी ग्रीन के बॉन्ड 8% से भी 30% पे जा चुके हैं, यानी क्लियरली मार्केट उसको कचरे की तरह, उसको स्क्रैप की तरह ट्रीट कर रहा है कि ये बॉन्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑलमोस्ट आप सोचो कि जब क्रैश या जब रिसेशन वाला टाइम होता है तो बॉन्ड को यहाँ तक बोल दिया जाता है कि इस बॉन्ड की बस उतनी ही वैल्यू है जिस पेपर पे ये प्रिंट किया गया है उसकी वैल्यू है। तो काइंड ऑफ मार्केट उसको इस बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसको बिल्कुल कचरा घोषित कर दिया गया है बॉन्ड्स को। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अदानी ग्रुप अपने कर्जे ना चुका पाए, बट हाँ, जब भी कर्जा या लेवरेजिंग आपका दरवाजा खटखटाती है तो इस तरह की चीजें होती ही होती है। इसी के साथ दूसरा जो मार्केट में बड़ी बड़ी बातें होना स्टार्ट हो गई है कि अदानी ग्रुप को 35 मिलियन अपने बॉन्ड कूपन्स के अंदर चुकाने हैं इसी हफ्ते के अंदर, जिसमें से अगर आप देखो तो 24.7 यानी लगभग $25 मिलियन अदानी पोर्ट्स को चुकाने हैं, $10 मिलियन अदानी ट्रांसमिशन को चुकाने हैं। अब क्या ये चीज़ आपको सिमिलर लग रही है कि नहीं लग रही? जो रिसेंटली कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले हम लोगों ने चाइना के एवरग्रांड की सिचुएशन के बारे में, चाइना का जो रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड है उसके बारे में जो बातें होना स्टार्ट हुई थी, सब लोग बोल रहे थे चाइना का रियल एस्टेट का बबल फूटने वाला है, और काफ़ी हद तक ड्रॉप भी हुआ था। और वहाँ पे ये बातें आना स्टार्ट हो गई थी कि एवरग्रांड को इस हफ्ते इतना पैसा चुकाना है, इस महीने इतना पैसा चुकाना है। अदानी के बारे में भी सिमिलर बातें होना स्टार्ट हो गई है कि अब इस हफ्ते इतना पैसा चुकाना है। चलो देखते हैं क्या इस हफ्ते अदानी अपना पैसा चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, या डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपडेट है। तो अपडेट बेसिकली ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सेंटीमेंट खराब नहीं हुआ है, ग्लोबली सेंटीमेंट खराब हुआ है। और एक चीज़ आप लिख करके ले लीजिए, जब भी बॉन्ड मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है, देखिए स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा डाल रहा है वो रिस्क लेकर के ही पैसा डालता है, बट बॉन्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सबसे डरपोक और सबसे कम रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं। और अगर वहाँ पे डर फैलता है तो वो डर बहुत मल्टीपल टाइम्स फैलता है, वो स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी हालत करता है। आप अदानी ग्रुप के शेयर्स की हालत अभी देख सकते हो इस टाइम पे। अदानी एंटरप्राइज जो कि फ्लैगशिप कंपनी है उसकी ही अगर हम बात करें, कल 30% का ड्रॉप हमें देखने को मिला, और इमीडिएटली बिना किसी राहत के आज हमें 20% फॉल अभी होता हुआ दिख रहा है। शायद मेरे बोलते बोलते ये 15% से 20% के सर्किट पे ऑलमोस्ट जाकर के बैठने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझिए कि हालत किस तरह की इस टाइम पे मार्केट में अदानी ग्रुप को लेकर के चल रही है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वादा किया था कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ या अपडेट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी की हम लोग इसमें बात करेंगे कि कैसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम इस मार्केट में उठाने के लिए देख सकते हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं आपके लिए बात करूंगा, तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, तो अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखो, ध्यान से देखिए, निफ्टी इस कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, और 17,780 का जो लेवल टूटा है वो कब टूटा है? वो फ्राइडे को टूटा है। और उसका मेजर रीज़न क्या था? उसका मेजर रीज़न था अदानी को लेकर के जो पैनिक मार्केट में आया था। ध्यान से देखिए, जब से 780 का लेवल तोड़ा है, 17,780 का लेवल तोड़ा है, रिकवर वहाँ से नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो स्टेबिलिटी ज़रूर हमें दिखा रहा है, लोअर साइड पे 17,400 का जो सपोर्ट हमने काफ़ी पहले से इस गैप जोन के आसपास लगा रखा था वो मेंटेन ये करता हुआ दिखा रहा है। बट अगर यहाँ से फॉल और ज़्यादा कंटिन्यू होता है, 17,350 का लेवल ब्रेक होता है, 16,800 या उसके नीचे अगर हम मार्केट को जाते हुए देखते हैं, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। चाहे आप सिंपली निफ्टी ETF के अंदर इन्वेस्ट करो, चाहे आप जनरल म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो, या फिर आप अपने चुनिंदा ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो। देखिए होता क्या है, मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन होती है। तो वोटिंग का जैसे कि आपको पता होगा, अगर सेंटीमेंट खराब होता है तो पूरा ही सेंटीमेंट खराब हो जाता है। तो ऐसे में गलती अदानी ग्रुप की है, प्रॉब्लम अदानी ग्रुप में आ रही है, पर प्राइस पूरे मार्केट का गिर रहा है।
तो इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं कि अदानी ग्रुप तो अपनी गलती की वजह से गिर रहा है, पर जिस स्टॉक की कोई गलती नहीं है, जिस स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, वो अगर गिर रहा है तो हम उसमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसी के साथ इससे भी मेजर अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पे मिल रही है? बैंकिंग सेक्टर के अंदर। जैसा कि आप रोज़ अपडेट्स के अंदर सुन रहे होंगे, रोज़ अपडेट्स में ये चीज़ आ रही है कि आरबीआई ने बताया बैंक्स को कि अपनी अपनी पोजीशन बताओ कि आपके पास अदानी में कितना लोन है। सबको पता है कि अदानी को लोन्स दिए जा चुके हैं बैंक्स के द्वारा। तो ऐसे में पैनिक एक क्रिएट हो रहा है और बैंक्स के स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिर रहे हैं। ऐसे में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, उनका कोई खास एक्सपोजर भी नहीं है अदानी ग्रुप के अंदर, फिर भी उनका स्टॉक गिर रहा है। तो ये होता क्या है कि जब मार्केट में शॉर्ट टर्म में डर आता है ना, तो मार्केट लॉजिक नहीं देखता है। मार्केट लॉजिक नहीं देखता है। रिटेल इन्वेस्टर बोलता है यार बेचो सब, मुझे नहीं पता क्या होगा। रिटेल इन्वेस्टर की आदत क्या है? रिटेल इन्वेस्टर की आदत है मार्केट 100 पॉइंट गिरा नहीं कि वो सोचने लगता है कि मार्केट 50% करेक्ट होने वाला है। वो बोलता है सब उठा करके बेचो, मुझे कुछ होल्ड नहीं करना है। उस का फ़ायदा हमारे जैसे समझदार इन्वेस्टर्स जो अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं, जो मौके का इंतज़ार करते रहते हैं, अच्छी कंपनी को जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी वो गिरी है, उसको उठाने का। तो आईसीआईसीआई बैंक तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया, पर बैंकिंग के अंदर जितने भी बढ़िया स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इसके अलावा थोड़े रिस्की बैंक्स भी जो होते हैं, इंडसइंड बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, अगर बैंकिंग सेक्टर में गिरावट कंटिन्यू रहती है या अच्छे डिप्स हमें मिलते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 4 साल, 10 साल, इस नज़रिए से हम उनके अंदर पैसा ऐड करने के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा अब काफ़ी लोग होंगे जो ये पूछना चाह रहे होंगे कि यार अगर हमें अदानी ग्रुप के अंदर ही देखना है तो यार एक दो ऐसी कंपनी बताओ जिसमें आपको लगे कि यार थोड़ा पोटेंशियल है कि इसको देखा जा सकता है। तो अभी मैं स्पेसिफिक अदानी ग्रुप में, अदानी की जो खुद की कंपनीज है पुरानी, उनके अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ओवर लेवरेज्ड है और बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पर है। पर मैं कहूँगा कि अंबुजा और एसीसी पे आप फिर भी नज़र रख सकते हो। मैं आपको एक बार चार्ट पैटर्न पे भी एक बार चार्ट खोल के दिखा देता हूँ उनका। तो अंबुजा और एसीसी पे इसलिए नज़र रखी जा सकती है क्योंकि आपको दो चीज़ें इसमें समझनी होगी। सबसे पहली चीज़ कि अंबुजा और एसीसी के पास अच्छे खासे एसेट्स हैं, एसेट्स उनके पास काफ़ी हैं, फैक्ट्रीज हैं उनकी, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। तो ऐसे में अगर कोई मजबूरी भी आती है तो वो अपने एसेट्स को सेल ऑफ करके भी भरपाई चीज़ों के कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम लोग देखें तो जब एसेट्स होते हैं तो आपके वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं लॉजिक आना स्टार्ट होता है। आपके वैल्यूएशन हवा में बबल की तरह नहीं होते, आपके ग्राउंड पे वैल्यूएशंस होते हैं। इसी के साथ अगर सीमेंट बिजनेस की मैं बात करूं तो सीमेंट बिजनेस आपने देखा होगा, कमोडिटी बिजनेस होते हुए भी मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनीज लॉन्ग टर्म के अंदर अपट्रेंड में रही है मार्केट में। जैसे अंबुजा का ही अगर हम एग्जांपल देख लें तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म के अंदर अपट्रेंड में रहा है। तो ये एक इंडिया की स्पेसिफिक स्टोरी है कि सीमेंट का जो मार्केट है वो बहुत कार्टेलाइज्ड है, यानी एक गैंग या एक ग्रुप बना रखा है सीमेंट कंपनीज ने, जिसमें वो सीमेंट के प्राइसेस को कंट्रोल करके रखते हैं, सीमेंट के प्राइसेस को नीचे नहीं गिरने देते। बेसिकली आप कह सकते हो एक प्राइस कंट्रोल वो लोग करके रखते हैं। इस वजह से सीमेंट कंपनीज लॉन्ग टर्म में भी इंडिया के अंदर परफॉर्म करती है, जबकि वो एक कमोडिटी है फिर भी। तो अंबुजा और एसीसी की तरफ देखा जा सकता है। जहां तक मेरा लास्ट रीडिंग है, जहां तक मेरा आई गेस 1-2 दिन पहले का रीडिंग है, एसीसी हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के काफ़ी नज़दीक या शायद उसके नीचे भी देखने को मिला है कुछ समय के लिए। तो एसीसी और अंबुजा पे बिल्कुल नज़र रखी जा सकती है। टेक्निकली थोड़ा इशू यहाँ पे हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो एसीसी ने अपना मेजर सपोर्ट लगभग 1900 से 2000 का ब्रेक किया है, उसके ऊपर रिकवर नहीं कर पा रहा है। अंबुजा की अगर बात करें तो हल्की सी रिकवरी आई है, बट अगर आप फिर भी इनमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो। अगेन मैं ये कहूँगा कि एक बार 2-4 दिन देख लेने दो, 2-4 दिन सिनेरियो को थोड़ा ठंडा हो जाने दो, भले ही 5-10% ऊपर खरीदना पड़े, पर अगर रिकवरी आनी स्टार्ट हो तो इन दोनों की तरफ थोड़ा बहुत ज़रूर देखा जा सकता है। अगेन मैं बोलूँगा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरा नज़रिया है मार्केट की तरफ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपना डिसीजन डेफिनेटली आप खुद के एनालिसिस और खुद के अंडरस्टैंडिंग या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ले सकते हैं। आज की वीडियो इतनी थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या जब तक ये अदानी का इशू चलता रहता है, जब तक अदानी के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है चलती रहती है, और जैसा हम देख रहे हैं रोज दिन में 10-12 अपडेट्स आ रहे हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, बॉन्ड मार्केट में कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, और आप अगर इसको लेकर के कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है अदानी के अंदर, क्या रोज हमें एक छोटी अपडेट वीडियो इस तरह से बना करके आपको अपडेट करना चाहिए इस इशू के बारे में, तो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। हम
कोशिश करेंगे हम लोग ये अपडेट्स कंटिन्यू रखें। और इसी के साथ अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अदानी ग्रुप में इन्वेस्टेड हैं या अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।